आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं नाड़ी परीक्षण, है ना? पल्स डायग्नोसिस जिन्हें हम बोलते हैं। नाड़ी परीक्षण किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। नाड़ी परीक्षण आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरी बातें? कोई ज़रा हैंड रेज़ करके दिखाइए। सुनाई जी दे रहा सर। है? ओके, ठीक है। तो ये जो नाड़ी परीक्षण जो है ये गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है ना? ये किसी ग्रंथ में लिखी हुई ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब है तो वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में नाड़ी परीक्षण के बारे में ज़रूर बात किया गया है, लेकिन वो उस लेवल में भी नहीं है कि जो एकदम जिस तरह से हम ये 1 महीने के क्लास में डीपली इसका हम लोग जो जिस तरह से एनालिसिस करेंगे, छोटे से छोटी चीज़ों को हम परत दर परत उसके अंदर डीपली हम जाएँगे और बहुत बेहतरीन अ, विषयों को हम निकालने का प्रयास करेंगे, जो समझने में बहुत सहज हो, सिंपल हो। क्योंकि नाड़ी परीक्षण एक विशिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सकीय सिद्धांत के ऊपर हम लोगों ने तैयार किया है। इसकी जो सिद्धांत की जो बात है, यदि आप लोग पहले से ये सोच करके बैठे हो कि यार नाड़ी परीक्षण का मतलब तो हम कई जगह सुना हुआ है कि आपके फैटी लिवर है या आपका फलाना है ढिमकाना है, तो नाड़ी परीक्षण उस तरह से नहीं सीखना है या हम सीखेंगे नहीं। नाड़ी परीक्षण जो बहुत सारे लोग जो करते हैं और लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित कराते हैं, ये इसकी गुरु परंपरा से अलग-अलग तरीका चलते आया हुआ है। जहाँ तक मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने सीखा हुआ है, सबका अपना-अपना पद्धति है। लेकिन जितने बड़े से बड़े आयुर्वेदा डॉक्टर, जो बेसिकली आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, उन सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, जो सैद्धांतिक पक्षों के आधार पर, उस मूल्यों के आधार पर डिजीज़ का डायग्नोसिस करते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को वो बैठाते हैं। उन सभी का नाड़ी परीक्षण जो पल्स डायग्नोसिस है, वो देखने का, समझने का वो एक ही रूट है, एक ही तरीका है। वो है हालाँकि बहुत क्लिष्ट यानी बड़ी कठिन है वो, समझने में, पढ़ने में बहुत कठिन है। जो बीएमएस किए हुए जो स्टूडेंट हैं, उनके भी बड़ी कठिनता से समझ में आती है। लेकिन अब आप लोग तो आयुर्वेद उस लेवल में अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आप लोगों की तो समझ में उस लेवल में नहीं आना चाहिए। लेकिन उस नाड़ी परीक्षण के इतने कठिन सब्जेक्ट को मैंने इतना सहज, इतना सिंपल और इतना इसको इतना बढ़िया-सा मैंने इसको सजा करके रखा हुआ है, बशर्ते आप लोग आज की क्लास को अच्छी तरह से समझ लें, होमवर्क प्रॉपर करें, पूरा याद कर लें। करने के बाद दूसरे दिन के कल के क्लास में आप आइए। यदि आप नाड़ी में बहुत एक्सपर्ट होना चाहते हो, बहुत अगले लेवल तक पहुँचना चाहते हो, किसी भी व्यक्ति की कलाई पकड़ते ही उसने सुबह क्या खाया था, ज़्यादातर वो क्या खाता है, दही खा के आया है, दूध पी के आया है, ब्रेड खा के आया है, बिस्कुट खा के आया है, उसके शरीर में टॉक्सिन है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है या कोई भी इस तरह के बॉडी के अंदर के एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली कुछ भी ऐसी समस्या है, उसको आप बहुत गहराई से समझ सकते हो, जान सकते हो। लेकिन उसका एक रूट है, उसका एक तरीका है। ऐसा नहीं कि आज आपने नाड़ी सीखा और कल ही आप लोगों की नाड़ी चेक करें और कहे कि सर मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो आज के क्लास को समझना है और कल की क्लास में भी आना है और हर रोज का जो क्लास है, उसकी जो सिद्धांत है, उसका जो तरीका है, नाड़ी देखने का प्रोसेस जो है, वो स्टेप बाय स्टेप आपने समझते हुए, नोट बनाते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हो, तो 100% लिख करके ले लो, आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो नाड़ी में। बहुत अच्छा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, तो फिर बड़ी आपसे फिर नाड़ी में कहीं न कहीं चूक हो जाएगा, आप प्रॉपर नाड़ी नहीं समझ पाओगे।
नाड़ी को समझने के लिए एक दूसरी चीज है कि आपके अंदर एकाग्रता की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत प्रॉपर तरीका से फोकस आप में होना चाहिए। मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हो अच्छी बात है, नहीं तो एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र विचार, ये जितना ज्यादा आप में स्ट्रोंग होगा, वो नाड़ी की उन हरकतों को, रेडियल आर्टरीज में दिखने वाली जो उसकी जो जो पाल्पुलेट है, जो वो जो थिरकता है वो जो चलता है, उसकी गति, उसकी फैलाव, उसकी जो मूवमेंट है, आप उसको प्रॉपर तरीका से कर पाओगे यदि फोकस आपका अच्छा है तो। नहीं, चंचल बुद्धि है, स्थिरता आपके चेतना में नहीं है, तो वो चीज आपसे हो नहीं पाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि नाड़ी सीखने का मतलब क्या है और वो नाड़ी सीख करके हमें करना क्या है बेसिकली। बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे कि भैया हमने नाड़ी सीखना है, लोगों को रास्ते में जाकर के चकित करना है, अरे भैया आपका फलाना है, आपका ढिमकाना है। तो नाड़ी सीखने का रूट कैसा रहेगा, हम किस नाड़ी, जब हम पल्स डायग्नोसिस करेंगे तो फोकस क्या रहेगा, किस चीज के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। किसी के कलाई में आपने 3 उंगली रखा, उसके जो बहने वाले जो जो पल्सेशन है, आपको अंदाज लगाना है कि इसकी नाड़ी ऐसी है, हमें यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। क्या ये संभव है कि वो नाड़ी देखते ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो सके, दिमाग में कोई मेडिसिन आए? संभव है क्या? तो डेफिनेटली संभव है, लेकिन इसके लिए वही बात है कि आपको सिद्धांत, ये जो नाड़ी की जो सैद्धांतिक पक्ष और प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उसके ऊपर आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे एक मेडिसिन है जो आप सभी लोग जानते हो, जिसका नाम है पुनर्नवादी गुग्गुल। आप लोग नोट कर लो, पुनर्नवादी गुग्गुल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब नाड़ी में किस प्रकार के पल्सेशन होगा, किस तरह की उसकी गति होगी, तो हम उस व्यक्ति को पुनर्नवादी मंडूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी योग्यता वाली नाड़ी हमें कैसे पता करना है? तो पहले नंबर में हमें ये देखना है कि पुनर्नवादी मंडूर जो मेडिसिन है, ये आपके दिमाग में पहले से क्लिक होना चाहिए। हालांकि हमने वेबसाइट बनाया हुआ है सेल्फ डायग्नोसिस, आप सभी लोग जानते हो सेल्फ डायग्नोसिस के महत्व क्या है। वो किसी भी व्यक्ति के सिम्टम्स को जब आप उसमें लिखते हो तो वो डायग्नोसिस करता है और आपको उस मेडिसिन तक लेकर के जाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा मेडिसिन के गुण धर्म और उसकी क्या क्या क्वालिटी है, आयुर्वेदिक विचार क्या है, उसके लिए हमारा एक अलग क्लास चलता है। आप में से बहुत सारे लोग उस क्लास में आते हो, तो वो भी बात है, उसको भी जानना जरूर चाहिए। क्योंकि नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद सम्मत है, एलोपैथिक सम्मत नहीं है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रोज आपको इसका रिकॉर्ड मिलेगा। तो देखिए जरा पुनर्नवादी गुग्गुल, ये पुनर्नवादी गुग्गुल जो है ना, ये वात कफज हो शरीर में, मतलब आपको नाड़ी में वात कफज नाड़ी दिख रहा है, कफावृत वात दिख रहा है, ध्यान से देखना। आपको नाड़ी में कफावृत वात दिख रहा है, यानी कफ के द्वारा आवरण किया हुआ है वायु, यानी वायु का जो गति है, वायु जो शरीर में जो चलता है, उसमें कहीं ना कहीं कफ का जो परमाणु है वो उसको रोक रहा है। और जो कफ है वो आम यानी टॉक्सिन स्वरूप में है, टॉक्सिन में है। आम, आम कैसा है? आम का मतलब क्या है? टॉक्सिन। अपक्व जो आपने भोजन किया था, वो अभी भोजन का जो रस है वो अनडाइजेस्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं आम। उस आम रूप में है कफ, और वह आम भी वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म वाला जो आम है वो ही कफ, और वो वायु के रास्ते को रोक रहा है, और उसके परिणाम से शरीर में कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो रहा है, बॉडी में हैवीनेस दिख रहा है, मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवा आ रहा है, हाथ पैर या शरीर के कहीं स्वेलिंग हो रहा है। इस कंडीशन में हमें कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है? पुनर्नवादी गुग्गुल। ये इसका ये टेक्निकली बातें हैं, लेकिन जैसे ही आपने किसी व्यक्ति के कलाई में 3 उंगली रखा,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कफ की जैसी नाड़ी है और द्रव यानी शरीर के अंदर लिक्विड वाला कफ है, वो भी अनडाइजेस्टेड स्वरूप में बैठा हुआ है और वो द्रव स्वरूप में है और वो वायु को रोक रहा है। तो आप उसको बोलोगे कि भैया हैवीनेस हो रहा है क्या बॉडी में, शरीर में हैवीनेस है क्या, शरीर में भारीपन लगता है क्या, सुस्ती, रात में नींद ज्यादा आना, शरीर के कहीं स्वेलिंग हो रहा है क्या। तो ये जो स्वेलिंग होना, सुस्ती होना, अनडाइजेस्टेड मतलब जो उसको भूख न लगना, सुस्त रहना, हमेशा थका थका सा महसूस होना, हेयर फॉल होना, ये जो सिम्टम्स हैं, ये हमने कैसे जाना, ये उस रूट ऑफ कॉज के वजह से जाना। यानी कि हमने नाड़ी में कफावृत वात को देखा जो कफ द्रव स्वरूप में है और नाड़ी की गति कफ जैसी है। जैसे ही हमने उस चीज को जाना, ये 4-5 सिम्टम्स हमने टट करके पकड़ लिया। वहीं पर दिमाग में हमें ये होना चाहिए कि भैया इस कंडीशन में तो एक ही दवाई बेहतर काम करता है, वो है पुनर्नवादि गुग्गुल या पुनर्नवादि कषाय। समझ में आया आपको। तो नाड़ी देखते ही हमें कैसे डिजीज को देखना है, उसके अंदर हो क्या रहा है, हमें कैसे कल्पना करना है। नाड़ी देखते ही हमें, नाड़ी ही हमें मेडिसिन बताता है, नाड़ी हमें मेडिसिन बताता है। ये नाड़ी दिख रहा है, नाड़ी की ऐसी गति है, यह दोष है, ये सब दोष है, यह स्रोतस है, स्वेद वह स्रोतस, अंबु वह स्रोतस, ऐसे बहुत सारे स्रोतस, सब कुछ हम इस क्लास में पढ़ेंगे। नाड़ी में वह कफ वायु के किस रास्ते को रोक रहा है, शरीर के किस हिस्से में है, जिस हिस्से में है वो कहाँ है शरीर में, और वह हिस्सा किससे प्रभावित है, या वह हिस्सा किस चीज को प्रभावित कर रहा है, क्या वो लीवर को, स्प्लीन को, हार्ट, किसके नजदीक है वो, और उसका रिलेशन किसके साथ है, रस रक्त मांस आदि धातु किस दोष से रिलेटेड है, वो एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका चेन तो वही है। एक फादर को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो उससे उसके माँ भी परेशान होगी, उसके पत्नी, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, घर में कुत्ता होगा वो भी ज्यादा भौंकेगा। यानी कि एक सिचुएशन, एक मान लो रक्त धातु में कोई विकृति आपको दिख रहा है, तो ब्लड जहां जहां होते हुए गुजरता है, ब्लड जिस को रिपेयर करता है, ब्लड जिस के लिए बहुत इम्पोर्ट बहुत जरूरी है, जैसे लीवर है, तो लीवर से रक्त उत्पादन होता है, लीवर में ही बहुत सारी, स्प्लीन हो गया, हार्ट हो गया, तो ये सारी चीज तो उससे सबसे पहले प्रभावित होंगे। तो यहां से हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इन सब के कड़ियों को जोड़ते हुए फाइनली हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ये दिक्कत है। आपको समझ में आया होगा कि हम जो नाड़ी देखेंगे, उस नाड़ी के होने वाली उस स्पाइक की क्वालिटी के आधार पर हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे और कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। समझ में आया आपको। यदि आप ये सोचते हो कि मुझे ऐसे स्पाइक दिख रहा है और इसका मतलब ये है, वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम उन स्रोतों तक घुसेंगे अंदर जाके, तो इस क्लास में हम लोग ये सारी चीजें हम सोचेंगे। कौन सा दोष वो शरीर के किस किस हिस्से में रहता है, वो क्या क्या काम करता है, जब वो दोष बढ़ता है तो क्या होता है, जब वो दोष घटता है तो क्या होता है, जब वो दोष वायु के साथ, मान लो कि कफ के बारे में बता रहा हूं, वायु के साथ मिले तो क्या होगा, पित्त के साथ मिले तो क्या होगा, जब वही दोष कच्चे अवस्था में यानी आम अवस्था में होगा तो क्या होगा, और नाड़ी में कैसे दिखेगा। और उस तरह से बिगड़ा हुआ दोष या सब दोषा रसवह स्रोतस में जाए, अभी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या चीज है, जहां से हमारे बॉडी में प्रोटीन आदि सर्वाइव करते, उसी को हम कह सकते हैं रसवह स्रोतस। जहां से ब्लड सर्वाइव करता है, बॉडी के अंदर चलता है, गति करता है, वो रक्तवह स्रोतस। जहां से पसीना गुजरता है, जहां से स्पर्म गुजरता है, जहां से स्त्रियों के आर्तव यानी कि उसका रज गुजरता है, जहां से स्त्रियों के दूध, ब्रेस्ट जो है वो गुजरता है, तो वो सारी चीजों को हम एक तो समझेंगे, उसके रूट समझेंगे, किस तरह से तैयार होता है, उसका उद्गम स्थान क्या है, कैसे फैलता है, सब कुछ जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं शरीर विज्ञान। उसके बाद फिर उसको नाड़ी में कैसे लगाना है, हम उसको परफेक्टली समझेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है आपको
ईमानदारी से नाड़ी परीक्षण की कंटिन्यूसली होने वाली इस क्लास में एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लास करेंगे। जैसे अब कल क्लास नहीं होगा, परसों करेंगे। इस तरह, ताकि आज जो हमने पढ़ा है कल आप अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करिए, फिर परसों आप प्रिपेयर होकर के आप आ जाइए। समझ में आया आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर बताइए। किसी का इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, ताकि हम आगे जो है इसका क्लास के ऊपर हम आगे बढ़े। बेसिकली नाड़ी सीखने का मतलब ही यही है, और इसी तरह से हम सीखेंगे और बेहतर तरीका से सीखेंगे। हमारे पुराने काफी स्टूडेंट थे जो अभी काफी टैलेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम उनसे यहाँ पर कुछ आपको बात कराना भी मैं शायद नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको मुझे उस तरह से प्रभावित नहीं करना है। इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं ज्यादातर तो मेरे अभी कंटिन्यूसली मेरा जो क्लास चल रहा है उस क्लास में वो आते ही है आयुर्वेद वाले, तो उनको पता है मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ और तौर तरीका क्या है पढ़ाने का। 2-3 दिन तक शायद आपको हो सकता है बातें समझ में नहीं आएगी, कंटिन्यूसली आप बने रहिएगा। आज का क्लास रिकॉर्ड करके कल रख लेंगे, यूट्यूब में मिलेगा आपको, आपको वेबसाइट में इजी में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में, उसको आप दोबारा भी आप सुन सकते हो। तो हर रोज आपने प्रिपेयर होकर के नेक्स्ट डे के क्लास में आपने आना है। रोज मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोगों ने जवाब देना है। क्वेश्चंस करने का आप लोग अपना हिसाब किताब रखो, जो भी चीजें नहीं समझ में आया आपने क्वेश्चंस करना है। क्लास के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसके ऊपर मुझे आप बताइए कि कैसे करें। बताइए जी, देवराज विश्वास जी आप बताइए। अभी आपको जो हमने आपको कहा किस तरह से हम नाड़ी सीखेंगे, आपको समझ में आया कि वो बातें कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया है। हाँ, मतलब कि आपने किसी के कलाई में उंगली लगाना है, लगाते ही आपको मेडिसिन दिमाग में आना चाहिए। क्या समस्या हो रहा है वो समस्या आप उसको बता सको। विजय सिंह जी, सुरेंद्र जी शायद आज नए आए हैं, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो नए स्टूडेंट है, किसी का इस टॉपिक तक कोई क्वेश्चंस करना है किसी को? अभी जो हमने कहा, किसी का कोई क्वेश्चंस है कि नाड़ी के विषय में वो क्या समझते हैं, क्या क्या चाहते हैं, वो जरा आप बताइए जरा कोई। सुरेंद्र जी आप बताइए। नहीं ठीक है सर, समझ आ रहा है। आ रहा है जी। कोई है जिस किसी का कोई क्वेश्चंस हो कि सर हमें या अगर आप लोगों ने कहीं से नाड़ी सीखा होगा तो निश्चित तौर पर वो उनके और हमारा जो तौर तरीका आपको बिल्कुल भी अलग लगेगा, डेफिनेटली अलग लगेगा। हमारे नाड़ी जो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें एक्सपर्ट तब आप तभी बनोगे जब आप ये आयुर्वेदिक शरीर विज्ञान और आयुर्वेदिक सिद्धांत को जब आप जानोगे अच्छी तरह से। जितना जितना उसको आप सुनोगे, समझोगे, जानोगे, उतना उतना आप नाड़ी के इस चीजों में आप एकदम एक्सपर्ट होते हुए जाओगे। सुभाष जी बताइए। नमस्कार जी। हम्म। मैं क्या आपने एक मेरा डाउट था कि आपने पुनर्वादी मंडूर भी आपने वर्ड यूज किया और पुनर्वादी गूगल भी यूज किया था पुनर्नवादी बात अभी करते। मैंने आपको पुनर्नवादी मंडूर के बारे में बताया, पुनर्नवादी सॉरी गुगुल के बारे में बताया, मंडूर नहीं। पुनर्नवादी गुगुल जो मैंने आपको बताया ना, द्रव स्वरूप कफ। हालांकि पुनर्नवादी गुगुल और मंडूर में कोई खास ज्यादा नहीं है। पुनर्नवादी मंडूर वहां प्रिस्क्राइब की जाती है जहां पांडु जैसी अवस्थाएं हो, लेकिन वो द्रव की संचिति, कफापृत वायु, थोड़ा सा पित्त में भी पुनर्नवादी मंडूर काम करता है। गुगुल जो है कफ वात में काम करता है, इतने से फर्क है। लेकिन दोनों का शरीर के अंदर काम करने का जो तरीका है लगभग एक है। दोनों ही द्रव शरीर के अंदर जो पित्त में जो जल है, कफ में जो जल है, इन दोनों जल को सुखाने का काम करता है, उसको ड्राई करने का काम करता है दोनों। पूर्णवादी गुगुल कफापृत वात में बेहतर काम करता है, पूर्णवादी मंडूर पित्त में भी काम करता है, पित्त के जो द्रव है उसमें भी काम करता है। अब ये जो नए स्टूडेंट है शायद उनको, जैसे देवराज जी है, इनको नहीं समझ में आएगा अगर वो आयुर्वेद को नहीं समझते। लेकिन ये निश्चित बात है कि हमारे नाड़ी के इस क्लास के एंड तक अगर आप पहुंचोगे, वो सब कुछ आपको बेहतर समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने आयुर्वेद तो खूब पढ़े होंगे, लेकिन अब इस सेशन से आपको पड़ेगा कि बेसिकली आयुर्वेद को पढ़ना कैसे है, किस तरह से आयुर्वेद को समझना है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप त्रिफला प्रिस्क्राइब करते हो, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है, कौन सा दोष, कौन सा सब दोष, कौन सा रूट किस तरह से काम कर रहा है, किसकी कमी है,
उसके ऊपर तो किसी की फोकस जाती नहीं है। हर किसी को त्रिफला तो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। किसी-किसी को देखो दूध देने से कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, किसी-किसी को दूध देने से और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है ना, जिसको थोड़ा-सा अंदर जाकर के समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाड़ी देख कर के पता चलेगा कॉन्स्टिपेशन है, रूट ऑफ कॉज़ क्या है? उसको किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? दूध दे कर के ठीक करने वाला है या कोई ड्राई चीज़ें दे कर के ठीक करने वाला है? किसी को पिप्पली दोगे, काली मिर्च दोगे, सौंठ दोगे तो उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है और किसी-किसी को दोगे तो कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ता है। तो कुछ तो है ना शरीर में, शरीर विज्ञान की बातें और उसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे समझेंगे? तो चिकित्सा सिद्धांत दोनों ही लगता एक जैसा है, एलोपैथ वाला भी और आयुर्वेद वाला भी। लेकिन भैया दोनों का सैद्धांतिक जो पक्ष है, वो बिल्कुल अलग है। एलोपैथ वाले अलग रूट से चलते हैं और आयुर्वेद वाले अलग रूट से चलते हैं। दोनों का डायग्नोसिस करने का एक जैसा तरीका नहीं है। शरीर विज्ञान दोनों के दृष्टि में एक बिल्कुल भी नहीं है। एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली दोनों के दृष्टि में बिल्कुल अलग है। अलग है और आप आयुर्वेदिक प्रिस्क्राइब करते हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप सोचते हो कि मैंने देना है और आपका फिजियोलॉजिकली वो सारी चीज़ें आप एलोपैथ वाला सोचते हो। क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन हो गया, फैटी लिवर हो गया और फैटी लिवर तोड़ने के लिए आप कुछ आयुर्वेद दवाइयाँ सोचते हो। तो दोनों अलग-अलग है भैया। फैटी लिवर कह कर के ट्रीटमेंट करोगे तो फैटी लिवर ही तक आप रहोगे। इसीलिए आज नाड़ी का पहला दिन है, इतने दिन तक आप झेलो हमारी बातों को, इससे बेहतर है आज ही मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये क्लास है, वो शुद्ध आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर डिपेंडेड है और आयुर्वेद एलोपैथ का कोई भी बातें हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। हाँ, उन चीज़ों को हम समझेंगे, जैसे हम नाड़ी में आपको बताएँगे, किसी का एलएफटी का रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को हम नाड़ी में कैसे उसको देखेंगे? बंद करो उसको। मतलब नाड़ी से इधर आप उधर किसी ने एलबीटी के किसी का लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट लेकर के आया है और आप नाड़ी से लिपिड प्रोफाइल आप ढूंढ रहे हो और नाड़ी से मिल जाएगा वो लिपिड प्रोफाइल में जितने रिपोर्ट है वो आपको नाड़ी से मिल जाएगा। लेकिन नाड़ी से जो हम वो ढूंढेंगे वो आयुर्वेदिक तरीका से ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि भैया कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया, नाड़ी से ढूंढने का प्रयास नहीं करना है। ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ गया, नाड़ी से ढूंढने के प्रयास नहीं करना। हम अपने हिसाब से ढूंढेंगे। हम ये देखेंगे कि भैया मेद है, शरीर में बसा है लिपिड, तो बसा का संबंध किससे है? कफ से है या पित्त के द्रव से है? इधर से मेद धातु से है। तो उसी से रिलेटेड उसी नाड़ी में हमें वो दिखना चाहिए, या पित्त का द्रव या कफ के जल और पृथ्वी या मेद धातु। मेद में अनडाइजेस्टेड मेद हो रहा होगा, मेद धातु दिख रहा होगा और मेद का जो उपधातु है उसके जो विकृतियां हैं वो सभी चीजें दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, यानी हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? प्राणवायु रंजक पित्त से रिलेटेड कोई ना कोई बातें दिखेगा नाड़ी में। तो उसको रस धातु क्षय की बातें भी उसमें दिखेगा। रोगी को पूछेंगे भैया बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है क्या? हाँ जी। अब वो जो कुछ भी बोलोगे ना आप, हाँ जी हाँ जी होता जाएगा। हेयर फॉल होता है क्या? हाँ जी। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो क्या? हाँ जी हाँ जी ही होता जाएगा। और हमने क्यों की उसके उसके जो रूट ऑफ कॉज को हमने नाड़ी से डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया। हाँ जी, रस धातु है, उधर से वायु है, या रस धातु है, उधर से स्निग्ध गुण प्रदान कफ है, रस धातु में वायु है, रस धातु क्षय हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? रस धातु की विकृति दिखेगा। उसको पूछो घबराहट होती है क्या? अब उसको वो सारे ही चीजें हाँ जी होता जाएगा जो उस नाड़ी में जो आपको दिख रहा है। फिर आपको मजा आएगा, अगला बोलेगा वाह जी क्या बात है। और यह समझना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम जो समझ रहे हैं वो हमारे तरीका से समझेंगे। क्या? अरे भैया आपके तो हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरीज में ऐसा है, आपका तो हार्ट अटैक आने वाला है, डॉक्टर ने बोला है कि इतना ये हो गया, ब्लॉकेज हो रहा है हार्ट में। डॉक्टर ने स्टंट डालने के लिए बोला हुआ है और वो नाड़ी में दिख रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो डायरेक्टली हार्ट नहीं दिख रहा, वो रूट ऑफ कॉज, वो हाँ जी रस धातु कहाँ से उत्पन्न होता है? हार्ट से। कफ कहाँ पहुंच गया? उधर। स्रोत क्या है? बस वहां से आप उसको डिटेक्ट कर लो, वहां से आप उसको चिन्हित करो, उसको कहो कि भैया आपके ऐसा होने वाला है।
अगला वहीं गिर जाएगा। अरे भैया हम तो परसों ही डॉक्टर के पास होकर के आए। तो ये सारे नाड़ी परीक्षण की बातें हैं। तो आप लोगों ने अगर कहीं से भी नाड़ी परीक्षण सीखा है और इस पद्धति से यदि सीखा है तो वो चीजें आपको इस क्लास में हेल्प करेगा। यदि इस पद्धति से आजकल बहुत सारे लोग जो नाड़ी सिखाते, कोई कहते भैया 3 दिन में सिखाएंगे, कोई कहते भैया 1 दिन का सेमिनार रखेंगे। अब भैया 1 दिन में तो हमारे तो यहाँ तो 1 महीने में भी हम आपको प्रॉपर नहीं सिखा पाएंगे, और जितने दिन तक में आपको नहीं समझ में आएगा हम आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, सिखाते रहेंगे। लेकिन उसमें आपके अंदर क्वेश्चंस होना चाहिए। और रोज मैं बोलता जाऊं आप कुछ पूछोगे ही नहीं तो हमें लगता है कि या तो आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या आप समझना नहीं चाहते, या आपको बहुत बढ़िया समझ में आया। तो आपके एंड से भैया क्वेश्चंस परफेक्ट होना चाहिए। आप बढ़िया से क्वेश्चंस करते रहो कि सर ये समझ में नहीं आया, ये आप बताओ। तो मुझे भी अंदर से जिज्ञासा होगा कि वह क्या बात है, विद्यार्थी है जो सीखना चाहते, समझना चाहते। तो मेरे अंदर अंदर से आग जगती है। भैया 10-12 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे पता चल जाएगा स्टूडेंट का दिमाग ऐसा है, और इस तरह से मैं अगर बताऊंगा तो उनको समझ में आएगा। आ रहा समझ में? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नाड़ी से कैसे एलएफटी को देखना है, कैसे लिपिड प्रोफाइल को देखना है, कैसे किडनी से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस होता है, क्या कैसे हार्ट की डायग्नोसिस जो बाजार से आता है, क्या एमआरआई, क्या ईईजी, क्या सीटी स्कैन, सब कुछ आप नाड़ी से ही करोगे। उसको बोलो रिपोर्ट अपने पास रखो, मैं यहाँ से बोलता हूँ रिपोर्ट में देखो। संभव है ये, लेकिन आयुर्वेदिक तरीका से, ऐसा नहीं अलग तरीका से नहीं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है बताइए। है किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया हम जो पढ़ेंगे नाड़ी परीक्षण वह आयुर्वेद सम्मत होगा, यानी आयुर्वेद में लिखे गए, आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखे गए जो बातें हैं, नाड़ी परीक्षण हम उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एलोपैथी को विचार है और उस विचार के सम्मत होकर के हम नाड़ी परीक्षण नहीं देखेंगे। तो फिर आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का मतलब वेद इज इक्वल टू जानना, है ना। आयु इज इक्वल टू आयु। अब ये आयु क्या चीज है? यानी फाइनली आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जो आयु को जाना जाता है। आयु को जानने वाली जो व्यवस्था है उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। आयु क्या है? तो एक सूत्र मैंने आपको दिखाया, बहुत प्रासंगिक शब्द है ये। इसको आप लोग नोट कर लो, अपने दीवार में कहीं इसको चिपका करके रखो। ये बहुत महत्व का सूत्र है। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। अगर आपको कोई पूछेगा आयुष योगी से पढ़ के आया, चल बता आयु, आयुर्वेद है किस चीज का, आयुर्वेद का मतलब क्या है, तो आपने ये सूत्र उसको बोलना। हमारे ये 30 दिन के या 1 महीने के क्लास अटेंड करने के बाद अगर आप आयुर्वेद की बातें अगर आप करते हो, किसी आयुर्वेद डॉक्टर जो अच्छे पढ़े लिखे भी डॉक्टर है, तो किस तरह से बात करना है वो भाषा भी आपको यहाँ से समझ में आएगा। आयुर्वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति और आयुर्वेद न पढ़ा हुआ आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति, इन्हें दोनों के बोलने के तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। देखिए, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, इसका मतलब है एक इंसान का जो शरीर तब तक जीवित है, तब तक स्वस्थ है या जीवित है, जब तक उसके शरीर में स्थित शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा, सुने होंगे आपने, है ना, हमारे शरीर है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया है, 5 5 10। विशेष करके यहाँ जो इंद्रिय की बात है वो ज्ञानेन्द्रिय की बात हो रहा है। आंख, कान, नाक आदि ज्ञानेन्द्रिय। शरीर है, इंद्रिया है, सत्व कहते हैं मन को, मन है, और आत्मा, हमारा जो आत्मा है, ये जो 4 है हमारे शरीर के अंदर,
ये एक दूसरे के साथ परफेक्टली कनेक्टेड है। जितने दिन तक, जितने घंटे तक, जितने समय तक ये आपस में कनेक्टेड है, उतने दिन, उतने घंटे, उतने समय हमारा आयु है। जिस दिन ये आपसी रिलेशन इनका बंद हो जाएगा, उस दिन आयु खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जिस दिन हमारे मृत्यु हो गई, उस दिन हमारी आयु खत्म हो गया। यह कहना सामाजिक स्तर पर, मतलब चलते भाषा में हम कहे भैया उसकी आयु खत्म हो गई, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन टेक्निकली बातें इस आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से उस आदमी की आयु कब खत्म हुई? जिस दिन उसके शरीर में, उसका जो समूचा शरीर है, उसका, उसके इंद्रियों से, मन और आत्मा से ये जो कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी उनकी आपसी, यूं लगा लो आपके पास मोबाइल है, उधर से टावर है, वहां से फ्रीक्वेंसी जा रहा है, उसका कनेक्शन कहीं और है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो, तब जाकर के हम दोनों की बातें हो रही है। अब ये बातें होना कब बंद हो जाएगा? या तो मेरा मोबाइल बिगड़ जाए, या आपका मोबाइल बिगड़ जाए, या हमारे वाले इधर के टावर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आप वाले टावर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या उसके बीच में वो टावर के अंदर फ्रीक्वेंसी देने वाले उस तरह के प्रोसेस में कोई इस तरह की दिक्कतें आ जाए, यानी कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो उससे जुड़े हुए जो दिक्कतें वहां होना शुरू हो जाएगा, उतने को ही हम कहेंगे भैया ये आयु से हीन हो गया। महाभारत में एक, रामायण में भी एक शब्द आता है, जब विदुर जी दुर्योधन आदियों को छोड़ करके जब चले गए, दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होने लगी, मतलब बातें होने लगी, कोई मान नहीं रहा है एक दूसरे को। ये बोलता है ना हम तो उसको 5 गांव तो क्या एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तो विदुर जी बड़े सात्विक शांत प्रवृत्ति के भगवान का भक्त थे। उन्होंने कहा कि यार तुम दोनों के आपस में लड़ाई तुम देखो, हे माधव मैं तो चले जाऊंगा। दुर्योधन के मन में शंका हुआ कि कहीं ये जो है हमारे विपक्षी के खेमे में तो नहीं जाएगा। तो विदुर जी ने क्या किया, अपना धनुष बाण उधर ही जो मूल जो गेट है उसके बीच में रख दिया और कहा कि भाई हम किसी के पक्ष में नहीं, हम तो तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। वहीं पर तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं कि जैसे ही विदुर जी उस महल को छोड़ करके चले गए, उसी दिन सारा हस्तिनापुर आयुहीन हो गया। सेम वही शब्द जब आप जब आप रामायण पढ़ते हो, जब आप रामायण पढ़ते हो, सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, रामायण में जब विभीषण जी जब रावण को छोड़ करके राम जी की तरफ जाते हैं, तो वहां पर भी टिप्पणी आता है कि भैया जैसे ही विभीषण ने रावण को छोड़ा, वैसे ही सारा लंका के राक्षस आयुहीन हो गए हैं। इसका मतलब आयु होना और न होना ये मृत्यु के साथ कनेक्टेड नहीं है। किसके साथ कनेक्टेड है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा से कनेक्टेड है। नहीं तो किसी के छोड़ करके जाने से कोई आयुहीन कैसे हो सकता है? तो यहां पर भी मेरा शरीर है, इस शरीर को नियंत्रण करने वाला, बाहरी विषयों के साथ कनेक्टेड करने वाला जो हमारा इंद्रिय है, जैसे आंख है, तो आंख से हम क्या देख रहे हैं? चक्षुषेंद्रिय से दृश्य सारे दुनिया की चीजें हम देखते हैं। लेकिन दिखता तभी है जब वो मन उन आंख के साथ कनेक्टेड होता है। जिस दिन मन आंख के साथ कनेक्टेड नहीं होता, उस दिन आंखों के सामने आया हुआ पदार्थ या कोई वस्तु आंख तो देख रहा है, लेकिन स्मृति में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको देखने वाला आंख नहीं बल्कि मन है। मैं कुछ बोल रहा हूं, ये मेरा शब्द तन्मात्रा है,
यह तभी सार गर्भित होगा और आप लोगों को आनंदित करने वाला होगा, ज्ञानवर्धक होगा, जब मेरा मन मेरे शब्देंद्रियों के साथ कनेक्टेड होगा। मन का संबंध शब्देंद्रियों के साथ अगर नहीं होता तो वो ऐसा ही होता है जैसे एक पागल आदमी कुछ भी बड़बड़ा जाता है, कुछ भी बोलता है, उसका कोई तारतम्य नहीं होता। जैसे कोई एक किसी के घर में मृत्यु हो जाए, उसको बोलते संस्कृत में प्रलाप। किसी की मृत्यु हो जाती है, आप वहां जाकर के देखो उसके परिवार में कोई ऐसा रोता है, छाती पीट पीट करके, कल तक शर्मा करके चलता था, बोलता भी बहुत कम था, आज उसके घर में मृत्यु हो गई, मान लो उसका पति का मृत्यु हुआ और पत्नी जो है विलाप करती है, प्रलाप करती है, बहुत रोती है और पता नहीं क्या क्या बोलती है, हाय मेरा सोना, हाय मेरा बबलू, हाय पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें बोलती है। वो जो बोल रही है उसके बाणी आवाज तो आ रहा है, शब्द तो आ रहा है, लेकिन उसके इंद्रिय यानी मन का संबंध उसके साथ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। न होने से जो वो बोल रहा है वो उसके आत्मा और मन से कनेक्टेड ही नहीं हुआ। वो कुछ भी बोले जा रहा है, उसी को पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। तो ये शब्द महत्व का है। आयु का मतलब, दीर्घायु का मतलब लंबा उम्र होना या मृत्यु बहुत बाद में आना, ऐसा नहीं। अल्पायु का मतलब ये भी नहीं कि वो जल्दी मर गया। बेसिकली आयु इस शब्द का अर्थ होता है जब तक शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा आपस में कनेक्टेड रहते हैं तब तक वो आदमी का शरीर भी बहुत अच्छा चलता है, जो कुछ भी उसकी स्मृति भी बहुत अच्छी चलती है, यानी कि उस आदमी का समूल विकास होता है बॉडी का। जिस दिन ये आपस ही कनेक्टेड टूट जाता है वो कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी कोई ना कोई रोग से, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें उसका आना शुरू होता है। और उसी विकृति को, ये जो चार चीजें हैं शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इस विकृति ये क्यों आया, किसके कारण से आया, क्योंकि ये इसकी वजह से वो अल्पायु हो रहा है, शरीर की जो आयु है वो क्षीण हो रहा है। तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए? क्या ये मन से संबंधित, क्या ये आत्मा से संबंधित, क्या यह इंद्रियों से संबंधित, या क्या यह शरीर से संबंधित कोई समस्या है? क्या विकृति शरीर में है तो शरीर की चिकित्सा करना है, इंद्रियों में है तो इंद्रिय की चिकित्सा करना है, मन में है तो मन की चिकित्सा, आत्मा में है तो आत्मा की चिकित्सा। चिकित्सा कहाँ करना है? वो बातें जहां बताया जाए उसको बोलते हैं आयुर्वेद, क्योंकि आयु ही तो ये सारा। तो वो बातें, आत्मा की चिकित्सा क्या है और कैसे किया जाए, कैसे आत्मा चिकित्सक हो सकता है, कैसे आत्मा को ठीक किया जा सकता है, कैसे मन को ठीक किया जा सकता है। एलोपैथ में या कोई दूसरा जो चिकित्सकीय जो शास्त्र है वो सिर्फ हमारे शारीरिक विकारों के ऊपर ही निर्धारित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, शरीर की विकृति को ही वो ठीक करते हैं। लेकिन इंद्रिय, मन और आत्मा कहाँ गया? इसकी विकृति की बात कौन करेगा? कोई बोलता है सर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मेरे को एपिलेप्सी का अटैक होता है। डॉक्टर के पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ शरीर विज्ञान है, इंद्रिय, मन और आत्मा की तो वहां कोई बात है ही नहीं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे रोगी आएंगे, सर रिपोर्ट में जैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है सर, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट में तो कुछ है नहीं, दोनों ही स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है? क्योंकि वहां पर दिक्कत है उन शास्त्रों में, क्योंकि वहां इंद्रिय, मन और आत्मा की बातें नहीं है और हमारे यहाँ पर इसकी बातें हैं। लेकिन उसको कम से कम जानना तो पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर है क्या चीज। तो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से हम शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सभी की बातें और व्यवस्थाओं को हम जान सकते हैं। लेकिन हम इस 1 महीने के क्लास में शरीर और मन की जो विकृति है, इंद्रियों की जो विकृति है, इसको हम पकड़ेंगे। शरीर में कहाँ विकृति आ रहा है, मानसिक विकृति कैसे, किस तरह से आ रहा है, इंद्रियों की विकृति कैसे आ रहा है, आत्मा के विकृति के बारे में नाड़ी से समझ में नहीं आता। अगर आता भी होगा तो वो बुद्धि और वो बातें मुझे मालूम नहीं है। जितना मैंने सीखा है वो ये है कि शरीर, इंद्रिय और मन,
इन तीनों में होने वाली जो विकृति है, एकदम आपके कलाई में उंगली रखा और एकदम ऐसा लगता है कि आप आंख से उस चीज को देख पा रहे हो, उस लेवल तक हम पेशेंट में डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं किसी आदमी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वह स्टोन कितना है, मल्टीपल स्टोन है या एक ही स्टोन है, वह स्टोन ठीक हो सकता है, किस तरह से क्या कुछ होगा, कितना बड़ा, ये सारी चीजें हमें समझ में आएगा। पेट के अंदर बच्चा है, लड़का है या लड़की है, ये भी नाड़ी में हमें पता चल जाता है। ये सारी चीजें जो है हम धीरे 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 करके यहाँ समझेंगे। ठीक है, ये जो नाड़ी विज्ञान है ये अलग अलग आचार्यों द्वारा, अलग अलग ऋषि द्वारा नाड़ी परीक्षण की जो बातें मैं आपको बता रहा हूं फिर से, कि नाड़ी जो हम बता रहे हैं वो आयुर्वेदिक शास्त्र सम्मत जो नाड़ी परीक्षण की बात हम बता रहे हैं। मैंने सुना हरिद्वार में कोई वैद्य है, वो यहाँ पीछे ऐसे करके उंगली रखते हैं, वो बताते तुम्हारे फैटी लिवर है या तुम्हारा फलाना है ढिमकाना है। या कोई वैद्य है, वो उंगली रखा और एक झटके में जैसे ही उंगली रखा और उसने डायग्नोसिस करना शुरू किया, हाँ जी आपका ये है। अले ऐसे अलग अलग सुन, आप लोगों ने भी सुने होंगे, है ना, क्या बात है, हमारा उसके यहाँ तो बड़ा भीड़ लगता है। वो जो वैद्य है वो ऐसे नाड़ी देखते हैं और फटाक से बस सर उंगली जरा सा दबाते भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि वह विधि आयुर्वेद सम्मत नहीं है, आयुर्वेदिक सिद्धांत नहीं है वो। आयुर्वेदिक सम्मत सिद्धांत क्या है, हमें नाड़ी देखना किस तरह से है और क्यों देखना है। नाड़ी फैटी लिवर है या लिवर में क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है या फलाना है ढिमकाना है, इसको जानने के लिए नाड़ी नहीं देखना, थोड़ा पानी पिलाना, इसको जानने के लिए नाड़ी नहीं देखना, जरूरत ही नहीं है। उतना जानने के लिए तो एलोपैथिक डायग्नोसिस है ही। भाई जाकर के रिपोर्ट निकाल लो, पता चल जाएगा कितना बड़ा स्टोन है। उसके लिए नाड़ी वैद्य के पास जाने की क्या जरूरत है और इस सिद्धांतों को समझने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ जानने का जरूरत है, नाड़ी से एक एक करके रूट ऑफ कॉज हमें देखना है। जो स्टोन बन रहा है वो स्टोन कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे एक बहन है खुशबू, यहाँ इसी क्लास में है वो। खुशबू के पास एक कोई केस आया और उसको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब हैवी ब्लीडिंग होता था और उसको सिस्ट था, मतलब वहां पर कोई एक गांठ जैसा था, कोई सिस्ट जैसा था, यूट्राइन मतलब फाइब्रॉइड भी कहो या जो भी कहो, ऐसा कुछ था समथिंग, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, मैंने कहा नाड़ी देखो। उन्होंने कहा कि हाँ सर हमें तो नाड़ी देखना नहीं आती। मैं कहा अच्छा क्या करें। तो मैंने कहा कि नाड़ी में अब हम उसको नाड़ी से कैसे देखेंगे। सबसे पहले नंबर में तो आर्तव है, तो आर्तव निर्माण कहाँ होता है। देखो नाड़ी परीक्षण हमें कहाँ लेके जा रहा है उसको, ठीक है ना। अब वहां पर तो अगर आपके पास कोई जिसको आयुर्वेद प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है या जिसने पढ़ा नहीं है, वो क्या करेगा, अच्छा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, चलो एक काम करते हैं ब्लीडिंग को कुछ रोकने वाली दवाइयां दे देंगे, यही करेगा। एलोपैथ वाले भी ज्यादातर यही करते। अच्छा सिस्ट है, चलो सिस्ट है तो तोड़ने वाली कुछ दवाइयां दे दो। अब वो ढूंढेगा या दिमाग में उसका कुछ भी होगा, सिस्ट है तो उसको तोड़ना है और हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकना है, यही दोनों चीजें उसने जाना है। लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र ये बोलता है सबसे पहले ये देखो जो आर्तव है उसका उद्गम स्थान कहाँ है, यानी वो कहाँ निर्माण होता है। तो निर्माण होता है भैया रस धातु में। रस धातु का निर्माण कहाँ होता है, आमाशय में। तो दो पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो गया, एक है आमाशय, दूसरा है रस धातु। इससे संबंध रखने वाला क्या है, अग्न्याशय, जठराग्नि। यानी जठराग्नि की कमी से जो हम कुछ खा रहे हैं वो प्रॉपर रस में कन्वर्ट अगर हो जाता है और रस धातु भी प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट होकर के रक्त में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां से शुद्ध आर्तव तैयार होकर के सिक्रेशन धीरे 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 गर्भाशय में जाकर के वो ठहरता है, शुद्ध आर्तव।
लेकिन अगर इंडाइजेशन है, अग्नि उसका कमजोर है, आमाशय कमजोर हो गया, प्रॉपर पाचन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा, जो भी हम खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। नहीं होगा तो शुद्ध रस नहीं बनेगा। शुद्ध रस न बनने से रक्त नहीं बनेगा। रस और रक्त दोनों शुद्ध नहीं बना तो वहां से उत्पन्न होने वाले जो भी चीजें उसमें गड़बड़ी होना निश्चित है। समझ में आया? तो नाड़ी से हमें कितनी सारी चीजें समझ में आएगा। कफ दिख रहा है, रस धातु दिख रहा है, रस में कफ दिख रहा है, मंद गति दिख रहा है, गुरु दिख रहा है, द्रव गुण प्रधान नाड़ी दिख रहा है निश्चित तौर पर। बाद में शुक्र, कफ के शुक्र धातु में नाड़ी दिख रहा है, तो पिक्चर क्लियर हो गया। आर्तव में अति प्रवृत्ति है और उसका रूट कहां से है, हमारा आमाशय से है। अब चिकित्सा जो आप करने जा रहे थे उधर आर्तव को रोकने वाला, अब आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, आमाशय को, अग्नि को उत्पन्न करने वाली दीपन पाचन करोगे। जैसे जैसे दीपन होगा, अग्नि प्रज्वलित होगा, भूख जगेगा, जो भी हम खा रहे डाइजेस्ट होगा, शुद्ध रस, उसके बाद रक्त, फिर उससे शुद्ध आर्तव निर्माण होगा, रज, रज जैसे निर्माण होगा तो रज की बहने की जो प्रकृति है वो प्रॉपर होगा और जा करके सही विधि से वो, समझ में आया आपको? तो नाड़ी से हमने उस चीज को जाना, उस चीज को देखा और हमने एक गलत दवाई देने से आयुर्वेद के बदनाम होने जैसी अवस्थाओं को हमने क्या किया, रोक दिया। ये कब संभव है, जब आप शुद्ध आयुर्वेदिक सिद्धांत को समझते हो। यह जो विधि है, सबसे पहले सुनने में आया या कहते शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि भगवान शंकर जी जो है नाड़ी परीक्षण का ज्ञाता थे। शिव जी भोलेनाथ जी के पास ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा कि महाराज ये तो हमें भी चाहिए, कितनी अच्छी चीज है, कोई मशीन है नहीं, डायग्नोसिस कोई टूल है नहीं, फिर कैसे रोगों का हम परीक्षण करेंगे। भोलेनाथ जी ने कहा सिंपल सी बात है, पल्स डायग्नोसिस, इसको तुम सीख लो। ब्रह्मा जी सीख करके आए, एक दिन इंद्र को पता चला स्वर्ग में बहुत सारे लोग रोगी होने लग गए थे, क्योंकि अपथ्य सेवन और दिनचर्या, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हुआ। इंद्र जी पहुंचे वहां पर, बड़े बुद्धिमानी थे ये सारे। इंद्र जी कुछ दिन तक बैठ करके पूरा आयुर्वेद और नाड़ी परीक्षण उन्होंने सीख लिया। फिर चलते चलते कलयुग आ गया, फिर वशिष्ठ, भरद्वाज, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े जो संत थे, ऋषि मुनि थे, वो एक दिन जंगल के किनारे कहीं बैठे और समाज में होने वाली जो बड़ा अजीब अजीब सा रोग उत्पन्न हो गया, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है यह है क्या चीज है। तब लोगों को रोग के बारे में कुछ पता नहीं था, लोग बड़े मस्त रहते थे, दिनचर्या उनका बहुत परफेक्ट था। धीरे धीरे लोगों की जो तौर तरीका, जीने का जो तौर तरीका है, थोड़ा सा आलस्यमय होने लगा, खाने पीने वाली चीजों में भी परिवर्तन होने लगा, लोग स्टोर करने लगे, संचित करने लगे, उनमें उनमें उस तरह के स्टोर किया, संचित किया हुआ धोखा दे करके किसी भी प्रकार के उन उस तरह के कृत्यों से कमाया हुआ संपत्ति इंसान को क्या करता है, पापी बनाता है। बेसिकली वो पाप ही रोग का कारक था। लोग धीरे धीरे पापी होने लगे, पाप प्रभावत, पाप के प्रभाव से लोग रोगी होने लगे। तो सारे, हे भगवान ये क्या हो गया, कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर किसी को पता चला कि महाराज ऐसा है कि स्वर्ग आदियों में तो बड़ी आजकल बातें चल रहा है कि ऐसे वो इंद्र जी जो है ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ये चीजें सीख करके आया। फिर कणाद ऋषि, एक ऋषि थे, कणाद नाम सुना होगा, कणाद ऋषि पहुंचे इंद्र के पास, उन्होंने कहा कि महाराज सिखाओ ना, हमें भी नाड़ी हमने सीखना है, क्योंकि देखो ना पृथ्वी में तो, यानी धरती में तो सारे लोग इस तरह से बीमार हो रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो कणाद को भगवान इंद्र ने पूरा आयुर्वेद सिखाया और साथ में नाड़ी परीक्षण सिखाया। ये जो वंश परंपरा है, मैं नाड़ी परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। आयुर्वेद का एक अलग धारा है, उसमें भी चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, सुश्रुत संहिता, उनका थोड़ा अलग अलग धाराएं हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रूट ऑफ, वो जो वंश है वो नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में, जो नाड़ी परीक्षण इस धरती में जो लेके आए उसका नाम है कणाद।
एक दिन रावण को पता चला, अच्छा हम इंद्र से क्यों सीखेंगे भैया, वो तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। रावण पहुंचा भगवान भोलेनाथ जी को, अरे महाराज आपने ब्रह्मा को सिखाया, मैं भी तो आपका चेला हूँ, मुझे आप सिखाइए। तो शिवजी रावण से बड़े प्रसन्न, क्योंकि वो बड़ा विद्वान था बहुत सारी चीजें उसमें। तो रावण को भगवान शंकर जी ने नाड़ी परीक्षण सिखाया। रावण संगीता ऐसा करके मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने ये नाड़ी परीक्षण की जो बातें हैं वो है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जो कणाद के संदर्भ में, कि कणाद ने क्या सीखा वहां से, तो अंगुष्ठ तो मूले यासा नाड़ी जीव साक्षिणी तस्या गति वसाद विद्या सुखम दुखम च रोगिणाम। अब ये कणाजी सॉरी रावण ने ये शब्द लिखा है कि अंगुष्ठ के मूल में, ये जो अंगुष्ठ है इसके मूल में, अंगुष्ठ मूले यासा नाड़ी, यहाँ जो रेडियल आर्टरीज है ये नाड़ी जो है जीव साक्षिणी, ये जीव साक्षिणी, जीव साक्षिणी यानी जीव साक्षिणी के बारे में बहुत सारे बातें बताते, उसके एक्सप्लेन करते लंबे चौड़े, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि जीव यानी एक इंसान का जब जन्म होता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसकी आत्मा में परमात्मा का अंश रहता है। आज आप हम सभी जो जीवित है उनमें उनके आत्मा में परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा का अंश वो त्रिकालज्ञ है, वो मेरे पूर्व जन्म के, इस जन्म के और आने वाले दूसरे, यानी वो तीनों ही जन्मों की यथार्थताओं को, वो जो भगवत स्वरूप जो भगवान है वो जानता है, और वो अंश रूप से मेरे हृदय में बैठा हुआ है। यानी मेरे हृदय जो है वो इतना बलवान है कि मेरे पूर्व जन्म, इस जन्म और आने वाला जन्म, ये तीनों ही चीजों को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन वो है हृदय में, हृदय के अंदर बैठा है, उसी को शास्त्रकार यहाँ जीव साक्षी ऐसा करके जानते, यानी मैंने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किया उस चीज का साक्षी अगर इस शरीर में कोई है तो वो है मेरे आत्मा। अब मेरे आत्मा को सब कुछ पता है, वो सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि मेरे शरीर के अंदर मेरे लीवर में क्या है, मेरे किडनी में क्या हो रहा है। देखो नीचे लिखा है ना, सुखम दुखम च रोगिणम, मेरे शरीर में कौन से अर्गन में समस्या आ रहा है, क्योंकि समस्या से युक्त होगा तो वो द्रवीभूत होगा, दुखी होगा, सरवाइव कर रहा होगा ना अपने जीने के लिए। मान लो किसी का किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित तौर पर उसका किडनी सरवाइव कर रहा होगा जीने के लिए, है ना, कर रहा होगा ना, सरवाइव कर रहा होगा, वो दुखी होगा, यार कैसे मैं करूं, इतना ज्यादा ये हो गया वो हो गया। तो हृदय जब पंप करता है, करते वक्त रंजक पित्त और प्राणवायु ये दोनों के बल से हार्ट पिचकता है, पिचकने से सारा ब्लड फैल जाता है शरीर में, इतना फैलता है कि जहां जहां रक्त प्रवाह हो सके उन समूचे जगह में पहुंच जाता है। पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशन को लेकर के वो जाता है। बेसिकली हार्ट जो पंपिंग होता है, जो पिचकता है, सब जगह फैल जाता है, जो बयान वायु के प्रवाह से, वो बाद में हम सीखेंगे। जो वो फैलता है वो इसीलिए होता है कि पूरा जो न्यूट्रिशन जो भी अभी हमने खाया वो न्यूट्रिशन समूचे शरीर और सभी ऑर्गन तक लेके जाने के लिए ही वो पिचकता है, गया वहां पर। और जब वो लौट करके आता है तो सारा वहां के मलों को, टॉक्सिन को बहाते हुए कोष्ठ में लेकर के आता है। देखो जब जाता है तो शाखाओं में न्यूट्रिशन को लेके जाता है, प्रोटीन आदियों को लेके जाता है, आहार रस को लेके जाता है, या ये कहे कि भोजन को लेकर के जाता है। सिंपल भाषा में शरीर को जो पोषण चाहिए वो हार्ट ही बार बार पंपिंग करके उन पोषणों को लेकर के अर्गन तक पहुंच जाता है। अब जब वहां पहुंचा हुआ है, जैसे आपने देखा समुद्र में जब बाहर ऐसे ज्वार भाटा आता है, पानी बह करके दूर तक जाता है, उसके साथ साथ मछलियां आदि भी दूर तक पहुंचती है, और लौट करके आता है तो उसके साथ साथ मछलियां हो गया, रेत के कुछ कणे हो गए, पता नहीं क्या क्या चीजें
उसके जो किनारों में पहले से अटका पड़ा मछलियां, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी खींच करके लेके आता है। ऐसा होता है ना, हम देखते हैं ना डिस्कवरी में। तो सेम वही चीजें हमारे बॉडी में जब जाता है तो न्यूट्रिशन लेके जाता है, पोषण, और जब आता है तो वहां के मलों को, टॉक्सिन्स को, जो बॉडी को हार्मफुल कर सकता होगा, ऐसी चीजों को बहा करके लेके आता है। जब ले आता है तो कोष्ठ में ले जा करके छोड़ देता है। और चूंकि तो जो हार्ट है वो तो जीव साक्षी है, या उसमें चेतना है, उसमें स्मरण है, सुख दुख के भावनाओं को समझने वाला है। तो वो लीवर के पास जाएगा, अगर लीवर से जब लोड करके आता है तो उसके सुख दुख रूपी भावों को भी, उन चेतनाओं को भी, उन भावनाओं को भी समझते हुए आता है। तो हाथ को पता है, हार्ट को, कि भाई लीवर में क्या है, किडनी में क्या है। जब वही हार्ट इस तरह से आना जाना, उसका प्रवाह जो चलता है, उसके हमारे शरीर में 7-8 ऐसे सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जो हार्ट से होते हुए विशेष जो नाड़ियां, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। वो जो आर्टरीज, 7-8 प्रकार के आर्टरीज अलग अलग शरीर में रहता है, और वह जो आर्टरीज है उससे अलग अलग स्थान के डिजीज के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये जो हमारा क्लास है वो नाड़ी परीक्षण से, तो यहाँ एक आर्टरीज है जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जिसको हम एक आर्टरीज बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरीज तो नहीं बोलते, इसको कुछ बोलते हैं, इसको जीव साक्षिणी ऐसा करके संस्कृत में बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम उंगली लगाते, 3 उंगलियां, वो हम परसों सीखेंगे कि उंगली कैसे लगाना है। जब हम इसको यहाँ उंगली लगाते हैं तो हार्ट से आने वो सुख दुख की जो भाव है, वो सहित हमें बहुत सारी चीजें पता चलता है। ऑर्गन के सुख दुख की भाव भी हमें यहाँ से महसूस होता है, और उसी से वही जो तरंग जो है, हृदय की तरंग ही तो है ये सारा, उसी हार्ट का तरंग है। उसी तरंग को हम आयुर्वेदिक सिद्धांत के चाबी से कसते हुए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ सिद्धांत है, कुछ तरीका है, उस तरीका को लगा करके, उन सूत्रों को लगा करके, उस वेव से, उस गति और उन तरंगों से हम जान सकते हैं। जैसे बिजली के तार में करंट तो दिखता नहीं है, उंगली लगाते हैं तो झटका मारते है, पता चलता है भाई यहाँ तो बिजली आया हुआ है। उसी प्रकार से हमें यहां से इस तरंग के, इस वेव की क्वालिटी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे, ये जानेंगे, ये जान सकते हैं कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। क्या शरीर में कफ वर्गीय गुणों की वृद्धि हो रहा है या क्षय हो रहा है, वात वर्गीय गुणों की वृद्धि क्षय, पित्त वर्गीय गुणों की वृद्धि से, क्या वो मानसिक है, क्या वो इंद्रियों से रिलेटेड समस्या है, या क्या वो शरीर से रिलेटेड समस्या है, क्या वो आत्मा से रिलेटेड समस्या, सब कुछ हम इस नाड़ी के माध्यम से बेहतरीन समझ सकते हैं। डायग्नोसिस करने से, लिपिड प्रोफाइल चेक करे तो वहां कोलेस्ट्रॉल किस मात्रा में है कभी पता चलता, कभी नहीं चलता। लेकिन नाड़ी तो प्रत्यक्ष शरीर की बात है, हमें पता चल जाएगा कि कितने मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है भी या नहीं। अच्छा, वो जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे हम कहते हैं ना प्रोटीन, तो प्रोटीन तो भैया चिकन में भी है, प्रोटीन तो भैया दूध में भी है। एलोपैथ की दृष्टि में दोनों प्रोटीन एक हो सकता है, हमारे दृष्टि में तो एक नहीं है। हमारे दृष्टि में दूध में जो प्रोटीन है वो सात्विक गुण प्रदान प्रोटीन है, चिकन में जो प्रोटीन है वो तामस गुण प्रदान प्रोटीन है। जो तामस है वो शरीर में अलग तरह से हरकत करेगा, अलग तरह से चीजों को निर्माण करेगा। जो सात्विक गुण है वो शरीर में थोड़ा कुछ अलग तरह से निर्माण करेगा। क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ शरीर ही नहीं है, आत्मा भी है, मन भी है, इंद्रिय भी है। उनके साथ जो अलग, जो उसकी जो कनेक्शन है, उसका जो संबंध है, उसका जो क्रियात्मक जो शक्तियां है, वो सिर्फ प्रोटीन है कहने से आयुर्वेद में नहीं चलता। किस तरह का प्रोटीन है, तो उसका भी डायग्नोसिस, उसका भी जो तौर तरीका है, हमें यहाँ से समझ में आता है। किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो कोलेस्ट्रॉल कफ वर्गीय है या पित्त वर्गीय है या वात, यानी कफ की वजह से कोलेस्ट्रॉल है तो अलग चिकित्सा, पित्त की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो अलग चिकित्सा,
वायु की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो अलग चिकित्सा। बेसिकली हम नाड़ी उसी ट्रीटमेंट के ही तो लिए कर रहे हैं, है ना? नाड़ी हम क्यों देख रहे? ट्रीटमेंट करना है हमें। किसी ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इतने से क्या दवाई दोगे अब आप? कोलेस्ट्रॉल ठीक करने वाली दवाइयां क्या हो सकता है? लेकिन नाड़ी बता देगा कि ये जो नाड़ी है कफ वर्गीय है कोलेस्ट्रॉल या पित्त वर्गीय वात वर्गीय। तो इतना सहज है, इतना सिंपल है। आयुर्वेद बहुत सहज है, बहुत सिंपल है। हाँ, इसकी कुछ फंडामेंटल जो आगे का कुछ सूत्र है उसमें हमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, पागलों की तरह लगना पड़ेगा। जिस दिन आपको वो रूट समझ में आएगा ना, अब देखो मैंने कोई बीएमएस नहीं किया है, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि जिसके साथ हम पढ़ रहे वो बीएमएस डॉक्टर होगा, नहीं। लेकिन मैं एमडी पीएचडी की हुई आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी मैं पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं? क्योंकि मैंने आयुर्वेद के जो बेसिक जो सिद्धांत है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, मैं उसको बढ़िया समझा हुआ मैंने। तो मैं उसको किसी भी वगैरह, अभी देखो मेरे सामने कोई बुक है नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सिद्धांत को पढ़ा है, याद किया हुआ है। अब मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है उसको क्या डायग्नोसिस करना, क्या आपको पढ़ाना, क्या किसी के क्वेश्चंस करने पर उसके जवाब देना, क्योंकि सिद्धांत को मैंने समझ लिया। और वो समझने वाली जो सिद्धांत कोई बड़ा नहीं है, उतना बहुत बड़ा नहीं है। ये सारे जो बुक जो लिखा गया है वो उन्हीं छोटे से सिद्धांत तक को एक्सप्लेन करने के लिए इतनी बातें लिख दिया गया। बेसिकली एक्सप्लेन करने योग्य जो सूत्र है बहुत कम है, और लगभग उन सारी चीजों को हम इस नाड़ी परीक्षण के इस 30 दिन की क्लास में हम समझेंगे। यदि आप 30 दिन तक यहाँ पर टिके रहे तो आपके लिए कोई भी ग्रंथ पढ़ना बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, और ये 5 दिन तक जब अगर आप टिके रहे तो भी आप आयुर्वेद को कैसे पढ़ना है ये तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज हमारा क्लास इतना ही है। किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें इस तरह से समझना चाहिए तो वो भी आप लोग बता दीजिएगा। जो अभी मैंने आपको तरीका बताया वो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए। चलिए जरा बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताइए। राम निवास जी कैसा लगा आपको?